नरसिंह मेहता के प्रभातिया अनपढ़ लोग भी बड़े चाव से, बड़े भक्तिभाव से गाते हैं। नरसिंह ने जिन भक्ति साहित्य का सृजन किया कि जागीने जोऊं तो जगत दी से नहीं, ઊંઘ માં અટપટા ભોગ ભાસે, આ બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે, ને જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા लागसे। कितनी अच्छी रचना है, भावुकता से। जैसे हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास का नाम आदर से लिया जाता है, वैसे ही नरसिंह मेहता का गुजराती में नाम लिया जाता है। गद्य की शुरुआत आरंभ नर्मद ने की, लेकिन कमा मुंशी ने ऐतिहासिक उपन्यासों का जो निर्माण किया, तब की भाषा का विकास क्रम देखे और गुजराती और हिंदी लिपियां भी मिली जुली हैं। क हिंदी में गुजराती में खड़ा है, सिंधी में टेढ़ा है। ख अलग से लिखा जाता है, ग तो बिल्कुल सरल है। तो गुजरातियों को हिंदी सीखना बहुत सरल लगता है, हिंदी भाषियों को भी गुजराती सीखना बहुत सरल लगता है। मालती देवी हिंदी भाषी है, वो अच्छी तरह गुजराती बोल लेती है। गुजरात में आके किसी को नहीं लगता कि वह हिंदी भाषी है और बिन गुजराती है। तो हम भी गुजराती अच्छी प्रयुक्त कर लेते हैं, हिंदी भाषी भी बोल लेते हैं। नागरी गुजराती जो परिमार्जित गुजराती हैं, अहमदाबाद के सांकड़ी शैरी में नागर लोग जो बोलते हैं, वो बड़ी शुद्ध और परिमार्जित गुजराती मानी जाती है। हालांकि भाषा पर कोई अधिकार जमाना नहीं होता। बाइबल में कहा है कि लैंग्वेज इज़ ए ब्रिज, डोंट मेक कैसल ऑन इट। भाषा एक सेतु है, उस पर आप महल नहीं बना सकते, उसको बहने दीजिए, तभी भाषा का विकास होगा। तो नागरी के बाद आती है बम्बईया। गुजराती व्यापारी प्रजा है। बम्बई महाराष्ट्र में वो व्यापार करने गई। महाराष्ट्र में रहते हुए उन्होंने विशेष प्रकार की बोली वहाँ गुजराती बोली, तो उसको बम्बईया गुजराती कहते हैं। सूरती, उनके कुछ शब्दों के उच्चारण से हमें पता चल जाता है कि ये लोग सूरत के हैं। चरोतरी, वो भी आप देखें तो उच्चारण से ही पता चल जाता है कि ये खेड़ा जिला के आसपास के लोग चरोतरी है। काठियावाड़ी सौराष्ट्र के 6 जिलों में बोली जाती हैं। गुजराती और काठियावाड़ी में थोड़ा अंतर है। जैसे गुजराती में कहते हैं कि जता रहा है, काठियावाड़ी कैसे वया गया। बोली से ही पता चल जाता है कि ये गुजरात के हैं, लेकिन ये सौराष्ट्र के 6 जिलों के हैं। उनमें भी अलग ज़िले के अलग अलग शब्द हैं। जामनगर ज़िले जाएंगे तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जामनगर के हैं, ये भावनगर के हैं, ये राजकोट के हैं। एक उत्तर गुजरात की भी एक बोली है, वो विशेष कैसे पहचानी जाती है। वो जो लोग जब गुजराती बोलते हैं तो आकारांत या अनुस्वार का उच्चार उकारांत में करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, गोंधीजी सोबरमती नदीमांथी पाणी पीता। शुद्ध गुजराती में ऐसा कहेंगे कि गांधी जी साबरमती नदीमांथी पाणी पीता। पण જ્યારે બી ઓકારાંત બોલે એટલે આપણને તરત જ ખબર પડી જાય કે આ સાહેબ મહેસાણાના, એને તમે પૂછો કે ક્યાંના છો તો મહેસાણા એવું નહીં, મેહોણા એવું જ બોલશે। એ પ્રાદેશિક બોલ્યા છે અને ભાષા તો સાહિત્યિક વિકસવી જ જોઈએ, પરિમાર્જિત હોવી જોઈએ। પણ ગાંધીજી કહેતા કે જેને કોશિયો સમજી શકે એવી ભાષામાં સાહિત્યની રચના થવી જોઈએ। અને આજે ગુજરાતીએ આ બાબતમાં ઘણું સારું ખેડાણ કર્યું છે। ગુજરાતીમાં સરસ મજાની કવિતાઓ,
સરસ મજાની ગઝલની રચના પણ આપણને જોવા મળે છે. જેમ કે હું અહીંયા રાજેશ વ્યાસ મિસ્કિનને આજે યાદ કરીશ કે તારી કને જો કંઈ ન હોય તો દોડી આવ તું, તારી કને બધું જ છે છોડી બતાવ તું. કેવી સરસ ઓફર કરે છે. જે ઉર્દુમાં ગાલિબે લખ્યું એ ગુજરાતીમાં આપણા મરીદ સાહેબે ખેડાણ કર્યું કે બસ એટલી સમજ મને તું પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બધાના વિચાર દે. આપણે બધા સુખો એકલા ભોગવીએ છીએ, દુઃખમાં બધાને યાદ કરીને બોલાવીએ છીએ. ભગવાનને પણ એ ખુદાને પણ ચેલેન્જ કરે છે કે તારે જેટલા દુઃખો આપવા હોય એટલા આપ, હું તો સહન કરવાનો છું, મારામાં એ તાકાત છે. અને એ ખુદા એ તાકાત મને તું આપ, હે ઈશ્વર એ તાકાત મને તું આપ. તો ગુજરાતીની અંદર પણ આવી બહુ જ સારી રચના થઈ છે. નશાબંધી મંડળ માટે એક સારી ઉપયોગી થઈ શકાય એવી મરીદ સાહેબે લખી છે કે મેં તને બધા દર્દોની દવા ધારી હતી અને છેવટે ખબર પડી કે તું પણ એક બીમારી હતી. શરૂઆતમાં આપણે દુઃખ ભૂલવામાંના બાના હેઠળ કોઈ વ્યસનની શરૂઆત કરીએ છીએ અને પછી એ જ બીમારી બની જાય છે. તો ગુજરાતી પણ બહુ જ સમૃદ્ધ ભાષા છે. ઘણું બધું આજે એમાં ખેડાણ થયું છે. ઘણા બધા ઉપન્યાસો, ઘણા બધા કવિઓને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યા છે. ઉમાશંકર જોશીને ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ભૂલાય? આપણે આજે આર્ય ભાષાઓનો અભ્યાસ કરીએ છીએ અને એના અંતર્ગત ગુજરાતીનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે થોડુંક ગુજરાતીની ચર્ચા કરીએ તો હું માનું છું એ મહત્ત્વપૂર્ણ કહેવાય. ગુજરાતમાં ઉમાશંકર જોશીએ નિશિત જેનો કાવ્ય સંગ્રહ છે એને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યો. એમાં એણે એક વાક્યમાં મહાકાવ્ય લખ્યા છે, એમ કહું તો ચાલે. મૂળ પ્રકૃતિનો કવિ કે મેં તને ચાહી હતી સહરાના તરસ્યા રણની જેમ. મહાકાવ્યના લક્ષણ એ છે કે એમાં કમસે કમ 9 સર્ગો હોવા જોઈએ, એનું પાત્ર ઉદાત્ત હોવું જોઈએ, આ હોવું જોઈએ ને તે હોવું જોઈએ. પણ હું માનું છું આટલા એક વાક્યમાં એમણે મહાકાવ્યની રચના કરી છે. હું માનવી માનવ થાવ તો ઘણું. આમાં એક એણે બહુ જ મોટો સંદેશ આપ્યો છે કે પશુઓને આપણે એમ નથી કહેવું પડતું કે ગધેડાને એમ નથી કહેવું પડતું તું ગધેડો થા, વાઘને એવું નથી કહેવું પડતું તું વાઘ થા, સિંહને એવું નથી કહેવું પડતું તું સિંહ થા. મનુષ્યને એવું કહેવું પડે છે કે તું માણસ થા. હું માનવી માનવ થાવ તોય ઘણું. અહીંયા હું એક આડ વાત કરી લઈ કે આપણે એવું કહીએ કે આપણે બધા સભ્ય છીએ અને સંસ્કૃતિ સુસંમત આધુનિક વિકાસ જેમ જેમ માણસનો થતો ગયો એમ એમ માણસ સુધરતો ગયો. તો એક જમાનો હતો કે પહેલાં હિંસક પશુ સિંહથી માણસને બચાવવો પડતો, સિંહ માણસને ખાઈ જતો. આજે આપણે કેટલો વિકાસ કર્યો કે સિંહને બચાવવા માટે, માણસથી બચાવવા માટે સિંહ માટેના અભયારણ્યો શરૂ કરવા પડ્યા અથવા તો વન્ય પ્રાણીઓના અભયારણ્યો શરૂ કરવા પડ્યા. એટલે આપણો વિકાસ ભાષાની દૃષ્ટિએ, સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિએ ક્યાં થયો છે એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવે. ગુજરાતીમાં ઘણું બધું સાહિત્ય રચાયું છે. કચ્છમાં જાઓ તો કચ્છી ભાષા બોલાય છે, ગુજરાતની જ છે પણ થોડીક પરદેશી હોય એવી લાગે. હું અહીંયા ઉદાહરણ આપીશ તમને. हम हिंदी में ऐसा पूछेंगे कि आपका नाम क्या है. अगर यदि उम्र में वो हमसे बुजुर्ग है, बड़े हैं, तो वो कहेंगे आई जो नालो कुरो आई, तो बिल्कुल समझ में आएगा कि आपका नाम क्या है. नानी उम्र ना हो, अगर वो हमसे छोटा है तो हम कहेंगे
क्या तुम्हारा नाम क्या है? कच्छी में कहेंगे तो जो नालो कुरो आए। हम कहेंगे क्या चाहिए? कुरुच खपे। આપણે કહીએ કે ये चाहता हूँ, आ જોઈએ છીએ, तो वो बोलते हैं ले लो, गिनी गिनो। कच्छी में कहते हैं खणी गिनो। सिंधी में बोलते हैं, सिंधी और कच्छी वैसे तो एक ही भाषा लगते हैं, लेकिन बोलने में कुछ भिन्नता है। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। कुरो खपे सिंधी में कहेंगे छा खपे, कच्छी में कहेंगे गिनी गिनो, सिंधी में कहेंगे खणी गिनो। कच्छ में कहेंगे अचो भा अचो, हिडा अचो, हिते वियो, आइए आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए। हम पूछते कौन है, वो पूछेंगे केर आए। देखिए बिल्कुल सरल है, समझ में एक दो बार आप सुने तो बिल्कुल समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द भिन्न है। हिडा हच्चो हकड़ी घाल चुआ। यहाँ आओ, एक बात करनी है आपसे। बात के लिए हिंदी में घाल है। और कच्छी भाषा न केवल कच्छ में, लेकिन आप द्वारका और ओखा बेट चले जाइए तो वहाँ भी ज़्यादातर कच्छी बोली वो समझी जाती है। कच्छी भाटिया लोग कच्छी बोलते हैं। वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने कच्छी का विकास किया। आज कच्छी बोली हैं, फिर भी वो समृद्ध हो रही है, उसमें साहित्य की रचना हो रही है। दूरदर्शन के कई कार्यक्रम कच्छी भाषा को विकास के लिए विशेष कार्यक्रम स्लॉटिंग उसको दिए हैं, उनमें प्रसारित होते हैं। तो गुजराती के अंतर्गत गुजरात में बोली जाने वाली कच्छी आज विदेशों में पहुंची है। प्राचीन जमाने से कच्छ के लोग व्यापार करते थे, जहाँ जो के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में जाते थे और खाड़ी के देशों में विशेष जाते थे। यहाँ का माल वहाँ जाता था, वहाँ का माल यहाँ आता था। आज भी वो लोग यहाँ से प्याज चावल लेके विदेश में इन आधुनिक युग में न केवल स्टीमरों के माध्यम से बल्कि जहाज के माध्यम से वो व्यापार कर रहे हैं। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं सामने वाले के संपर्क भाषा के रूप में वो हमारी भाषा सीख रहे हैं। ये भाषा का कितना सेतु है और विचारों का आदान प्रदान के लिए कितनी अच्छी बात है। तो कच्छी भी गुजराती की एक भाषा है, बोली है। उसके बाद आती है मराठी। मैं मालती देवी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मराठी के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। अच्छा राजेंद्र भाई, अब मैं मराठी पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी, लेकिन इसके पहले मेरी अपनी इच्छा है कि थोड़ा मैं भी गुजराती भाषा पर अवश्य, जरूर जरूर। जब मैंने गुजराती की परीक्षा पास की क्लास 10th के बराबर, तो उस समय मैंने कई कलापी के और नर्मद के कविताओं को पढ़ा था। तो कलापी की कविता जो ग्राम्य माता कविता है, उसमें एक राजा की बात है और किस तरह वह अपनी ज़मीन से का कर लेता है। और शेरडी का रस जब पहली बार आया तो बहुत ही खुश होता है, जब दूसरी बार नहीं, ग्लास में कम शेरडी का रस आया तो बहुत दुखी हो जाता है। और तीसरी बार जब देखता है कि चक्कू लगाने के बाद भी शेरडी से रस नहीं निकला, तब कलापी ने इतने सुंदर शब्दों में कहा है, रसहीन धरा थई। मतलब इन दो शब्दों में हम देख सकते हैं कि कैसे कवि ने अपना पूरा भाव, अपना पूरा दर्द उड़ेल दिया है और धरती किस तरह से कुछ क्षणों में रस युक्त हो जाती है और रसहीन हो जाती है। कवि ने कितने भाव को कैसे पकड़ा है, यह छोटी मोटी बात नहीं है।
इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि सचमुच यह भाषा कितनी समृद्ध है, जिसमें भावों के माध्यम से शब्दों को एक सेतु बनाकर हम मानव को भावों से युक्त कर देते हैं और हम संवेदनशील होकर भाषा को पढ़ते हैं। और इसीलिए आज साहित्य पढ़ने से, संवेदनशील बनने से और संवेदना समझने से ऐसा हमें कहा जाता है कि गुजरात की जो जनता है वह अत्यंत संस्कारी है, क्योंकि उन्होंने इतनी संवेदनशील भाषा को पढ़ा है। डॉक्टर उमाशंकर जोशी की बात भी मेहता जी ने की अभी आपके सामने। 1986 में कैलिफोर्निया की फ्रीमॉन्ट मंदिर में जब उमाशंकर जोशी ने हिंदी और गुजराती मिश्रित अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, तो आज भी वह दिन मुझे याद है कि किस तरह से लोगों ने तालियां बजाई थीं, क्योंकि विदेश में रहकर भी लोगों को अपनी भाषा गुजराती और हिंदी दोनों को सुनने को मिला। तो सचमुच गुजरात और गुजरात की भाषा दोनों का कोई मेल ही नहीं है। इन लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने इस भाषा के माध्यम से अपने संस्कार को बनाए रखा है। अब मैं मराठी भाषा पर कुछ कहना चाहूँगी, जैसा कि राजेंद्र भाई ने मुझे सौंपा। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, हम सब जानते हैं। इसका क्षेत्र, जो हम क्षेत्र की दृष्टि से कहें तो सतपुड़ा पहाड़ियों से लेकर और कृष्णा नदी तक और नागपुर से लेकर गोवा तक इस भाषा का प्रचार प्रसार खूब है। मराठी भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है और इसकी मुख्य बोली कोंकणी है। जो लोगों ने कोंकणी बोली पर इतना काम किया, इतनी साहित्य की रचनाएं हुई हैं कि ये भाषा आज बोली न रहकर एक बड़ी भाषा बन गई है कोंकणी। और हैदराबाद में भी मराठी की कुछ बोलियां बोली जाती हैं, मध्य प्रदेश में भी मराठी की कुछ बोलियां बोली जाती हैं। और इस भाषा की लिपि जो है वह देवनागरी है, लेकिन कभी कभी यह भी